पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे। इन्हें स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव में जो प्रधान चुनकर आते हैं वो दबंग छवि के लोग होते हैं, आपराधिक किस्म के लोग होते हैं। पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही नहीं है, जबकि गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, वो 3 स्तर का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा। अनारक्षित सीटों का 1/3 स्थान अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस तरीके से कुल सीटों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। पंचायतों के प्रावधान को शेड्यूल्ड एरिया 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करने का कानून 1996 में संसद ने बनाया और इसके माध्यम से पंचायती राज के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक संसद ने विस्तृत कर दिया। कैसे हैं आप सब? संभव की इस श्रृंखला में आज आपका फिर से स्वागत है और नए टॉपिक की हम लोग चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक होगा बच्चों लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो भारत सरकार के बारे में हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं, राज्य सरकारों के बारे में पूरी चर्चा कर चुके हैं। अब लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा लोकल गवर्नमेंट ही है। लोकल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़, ये 2 टॉपिक आते हैं। तो इन दोनों टॉपिक का हम लोग कवरेज करेंगे। और अगर ये बैच फ्री है आपके लिए, फ्री इनरोलमेंट करा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो आपके PDF हैं वो नीचे लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो बैच के एक्सेस हैं 1, 2 और 3 ईयर्स के, ये आप ले सकते हैं। तो हम लोग लोकल गवर्नमेंट की चर्चा शुरू करते हैं, स्थानीय सरकार की चर्चा शुरू कर सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट में 2 पार्ट शामिल होते हैं। एक तो है पंचायत, एक को कहते हैं ग्रामीण स्थानीय सरकार। और दूसरे को कहते हैं नगरीय स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम लोग पंचायत कहते हैं। और जो नगरीय स्थानीय सरकार हैं उनको नगर पालिका कहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बहुत विशेष प्रावधान नहीं किए गए थे। इन्हें स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट बना दिया गया, राज्य सूची का विषय बना दिया गया और राज्यों को यह दायित्व दिया गया कि राज्य इनके विषय में प्रावधान करें। धीरे धीरे फिर राज्यों ने कानून बनाए और कुछ प्रावधान किए, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली नहीं थे, बल्कि पंचायतें और नगरपालिकाएं राज्यों के हस्तक्षेप, राज्यों के मनमानेपन का शिकार थीं। राज्य सरकारें इन्हें अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनाकर रखती थीं। मनमाने तरीके से इन्हें भंग किया जाता था। इन्हें कोई विशेष दायित्व नहीं सौंपे जाते थे। इनकी वित्तीय स्थिति बेहद खराब होती थी। तो इन सारी बातों को दूर करने के लिए इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 पारित किया गया और इसके माध्यम से पंचायतों के लिए पार्ट 9 जोड़ दिया गया। आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक के प्रावधान जोड़ दिए गए और एक अनुसूची 11th शेड्यूल अलग से जोड़ दी गई, जिसमें पंचायतों के लिए 29 जिम्मेदारियां दे दी गई, कर्तव्य दे दिए गए। साइमल्टेनियसली 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1992, एक ही साथ पारित किया गया था, जिससे नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9A जोड़ा गया। आर्टिकल 243P से लेकर के और आर्टिकल 243ZG
तक के प्रावधान शामिल किए गए और 12th शेड्यूल 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख कर दिया गया, जिससे कि नगर पालिकाओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन संस्थाओं को प्रदान किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद ये संस्थाएं संवैधानिक रूप से सक्षम बनी। अब राज्य सरकारें इनके ऊपर अपने अधिकारों का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकती। पंचायतों और नगरपालिकाओं को अधिकार संपन्न बना दिया गया 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ करके। पंचायतों और नगरपालिकाओं को वित्तीय रूप से भी सक्षम बना दिया गया है। इसके लिए वित्त आयोगों की स्थापना की गई है। इनके लिए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बना दिया गया, जिससे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराया जा सके। और इस प्रकार पंचायतों और नगर पालिकाओं यानी स्थानीय सरकारों की स्थिति में आमूल परिवर्तन ला दिया गया। और इस आमूल परिवर्तन के बाद अब पंचायतों और नगर पालिकाओं की स्थिति पहले की तुलना में बहुत सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई हैं। हालांकि चैलेंजेस आज भी हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव में जो प्रधान चुनकर आते हैं वो दबंग छवि के लोग होते हैं, आपराधिक किस्म के लोग होते हैं। इसलिए जो भी पैसा आता है उस पैसे का मिस यूटिलाइजेशन होता है, मिस एप्रोप्रिएशन होता है, पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, करप्शन है। ऐसी फर्मों को ठेके देकर काम कराए जाते हैं जो पहले से ब्लैक लिस्टेड हैं। नतीजा ये है कि ग्राम प्रधान बनते ही व्यक्ति सफारी खरीद लेता है, मकान पे मकान बना लेता है, गांव की हालत खराब की खराब ही रह जाती है। तो करप्शन है, राजनीति का अपराधीकरण है, पंचायतों में पारदर्शिता जवाबदेही नहीं है, जबकि गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन स्थानीय स्तर पर लोग अगर प्रभावी तरीके से जागरूकता निभाएं तो स्थानीय स्तर पर राजनीति को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास होना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति प्रयास करेगा तो मार दिया जाएगा, क्योंकि ग्राम प्रधान आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसके लिए किसी को 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये की सुपारी दे करके मरवाना, एक्सीडेंट करवाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गांव में अक्सर इस तरीके की घटनाएं आती रहती हैं। तो ऐसी दशा में अगर गांव के लोग मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, तभी गांव को इस प्रकार की दबंगई से और इस प्रकार के भ्रष्टाचार से मुक्त दिला पाएंगे। हालांकि कुछ इन कमियों के अलावा बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस भी हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हैं। बहुत सारे गांव नवाचार के, इनोवेशन के अच्छे एग्जाम्पल बने हैं। कहीं बच्चों के एजुकेशन के लिए, कहीं साफ सफाई के लिए, कहीं पर्यावरण के लिए, कहीं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए ग्राम प्रधानों ने और गांव के लोगों ने मिलकर के, पंचायतों ने मिलकर के बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। और ऐसी पंचायतों को हम लोग प्रतिवर्ष रिकॉग्नाइज करते हैं, उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। तो ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल भी हैं पंचायतों के विषय में, जहां पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन खराब काम करने वाली पंचायतों के एग्जाम्पल भी हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग चुनकर आते हैं पंचायतों में वो बहुत साफ सुथरी छवि के लोग चुनकर नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो सुधार की आवश्यकता है। पंचायतों में कामकाज करने के लिए ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, पारदर्शिता की ज़रूरत है। गोपनीयता का कोई मतलब ही नहीं है। आरटीआई लगाएं, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। पंचायतों के कार्य पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सोशल ऑडिट होना चाहिए हर कामकाज का। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती हैं बहुत घटिया तरीके से तैयार की जाती हैं। ऑडिटर को भी पैसे खिला देता है ग्राम प्रधान। अगर ऑडिटर बिना पैसे के ईमानदारी से ऑडिट करना चाहे तो बंदूकें लेकर के धमकी दी जाती हैं ऑडिटर को। तो या तो ईमानदार ऑडिटर ऑडिट नहीं करता, और या तो फिर करप्ट ऑडिटर ऑडिट करता है, उसको पैसे खिला के ऑडिट कराया जाता है। अक्सर ये सब व्यवहार में समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो ऑडिट सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं। यानी अगर आप ऑडिट रिपोर्ट देखें पंचायतों की, तो ऐसा लगता है कि पूरी देश में पंचायतों में राम राज्य आ गया है, ऐसा लगेगा। अगर पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लीजिए, नगर पालिकाओं की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लीजिए, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखते हैं, व्यावहारिक धरातल पर अनुभव लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक विपरीत नज़र आता है। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हैं, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। अच्छी काम करने वाली पंचायतें भी हैं, खराब काम करने वाली भी पंचायतें हैं। अच्छे काम करने वाले नगर पालिकाएँ भी हैं, खराब काम करने वाली नगर पालिकाएँ भी हैं। अच्छी नगर पालिकाएँ हैं जहाँ साफ़ सुथरी व्यवस्था है, कूड़े का बेहतर प्रबंधन है,
खराब नगर पालिकाएँ हैं जहाँ सड़कों पर गंदगी पड़ी रहती है, नालियों की साफ सफाई नहीं होती, कूड़ों का अच्छा प्रबंधन नहीं होता। तो हर तरीके के एग्जाम्पल आपको देश में मिल जाएंगे। लेकिन लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार दिए गए हैं, इसलिए लोगों को अपने इन अधिकारों को पहचानना चाहिए। एक सामूहिक रूप से, एक सामूहिक आवाज़ बन कर के सामने प्रकट होना चाहिए। तो हम अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ बना पाएंगे, साफ सुथरा बना पाएंगे, और जो आसपास का प्रशासन है, हमारा ही प्रशासन है, हमारे द्वारा है, हमारे लिए है, लोकल लेवल पर हम उसको बेहतर बना पाएंगे। तो एक पॉजिटिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। इसके लिए सुधार वाली संस्थाएं भी होनी चाहिए। अगर पंचायतों नगर पालिकाओं के खिलाफ कोई शिकायत करनी है तो कहाँ करोगे आप? आज या तो डीएम के पास कर दो, यही एक तरीका है, राज्य सरकार के पास कर दो। लेकिन अगर हम एक ओम्बुड्समैन अलग बना दें, एक शिकायत निवारण करने वाली संस्था बना दें कि ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, मेयर के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, तो और उसका समाधान हमें इतने समय सीमा के भीतर मिल जाएगा। तो अगर इस तरीके के सिस्टम हम डेवलप करें तो इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बना सकते हैं। एनीवे, तो ये एक उन सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। एक-एक करके हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पंचायत की चर्चा कर लेते हैं, या 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 की चर्चा कर लेते हैं कि क्या-क्या प्रावधान हैं पंचायतों के विषय में, क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं। पंचायतों के विषय में जो अ, पार्ट 9 में प्रावधान है, सबसे पहले ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा, ग्राम सभा एक इलेक्टोरल कॉलेज है, ये पीआरआई नहीं है, ये पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पीआरआई। ग्राम सभा पीआरआई नहीं है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि है क्या? ये मतदाताओं का समूह है। मतदाताओं का समूह है। कहाँ के? गांव के। गांव के वे लोग जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं, वे अपने आप ग्राम सभा के सदस्य हो जाते हैं। अगर हम ग्राम सभा को शक्तिशाली बना लें और ग्राम सभा को हम अधिकार दे दें, शक्तियां दे दें, और ग्राम सभा पंचायतों को कंट्रोल करने लगे, तो ये एक बेहतर व्यवस्था होगी। लेकिन ग्राम सभा के लिए अधिकार दिया गया है राज्य विधानमंडल को, कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रावधान करेंगे, कानून द्वारा प्रावधान करेंगे कि कैसे इनका गठन हो, इनका कार्य हो। इन सारी बातों के विषय में राज्य विधानमंडल कानून बना करके प्रावधान करेंगे, संविधान में प्रावधान नहीं किए गए हैं। एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि हम लोग पंचायतों के बारे में वही प्रावधान पढ़ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, और यूपीएससी में क्वेश्चन, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं। स्टेट्स में प्रैक्टिसेस थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। डिफरेंट इसलिए हो सकती हैं क्योंकि राज्य विधानमंडल को अनेक विषयों पर प्रावधान करने के लिए अधिकार दिया गया है, कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। तो अलग अलग राज्यों में कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनाई जा सकती हैं। जैसे ग्राम सभा होगी प्रत्येक गांव में, ये सबके लिए कॉमन है, यूनिफॉर्म है। लेकिन ग्राम सभा कैसे बैठेगी, कितनी बैठकें होंगी, क्या कार्य करेगी, ये सब राज्य विधानमंडल ग्राम सभा को शक्तियां देगा। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, वो 3 स्तर का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा। 3 स्तर का पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होगा। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम अपनाया गया है। पहला गांव स्तर पर होगा, नाम नहीं दिया गया है, नाम खुद राज्य सरकारें तय करेंगी। दूसरा मध्य स्तर होगा, यानी ब्लॉक लेवल जिसे कहते हैं, और तीसरा जिला स्तर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। 3 स्तर पर ये पंचायतें बनाई जाएंगी। जो मध्य स्तर होगा, ब्लॉक लेवल होगा, वहीं बनाना होगा जहां पॉपुलेशन 20 लाख या उससे ज़्यादा हो। अगर किसी राज्य की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो वहां पर बीच का स्तर, मध्य स्तर बनाना जरूरी नहीं है, वहां 2 स्तर की ही पंचायतें होंगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्य छोटे राज्य हैं और वहां 2 स्तर की पंचायतें पहले से काम कर रही थी, तो उन्हें एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया गया छोटे राज्यों के लिए।
कैसे इनकी संरचना निर्मित होगी, जो पंचायती राज संस्थाओं की संरचना है वो कैसे निर्मित होगी तीनों स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर जो पंचायती राज की संरचना निर्मित होगी उसमें केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। कैसे निर्वाचित होंगे? गांव के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा। गांव के लोग गांव को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटेंगे और उस निर्वाचन क्षेत्र से एक एक आदमी को चुन लेंगे, तो वो ग्राम पंचायत का सदस्य कहलाएगा। इस तरीके से ग्राम स्तर की पंचायती राज संस्था बनाई जाएगी। जो मध्य स्तर है और जिला स्तर है, इसकी संरचना ग्राम स्तर से थोड़ी डिफरेंट होगी। मध्य स्तर में दो तरीके के मेंबर शामिल होंगे, एक तो निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे जिनको प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाएगा, क्योंकि जो ब्लॉक लेवल होगा उस ब्लॉक लेवल को भी छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे और वहां से एक आदमी डायरेक्ट चुन करके आएगा। और बाकी जब मध्य स्तर यानी ब्लॉक लेवल की पंचायतों की बैठकें बुलाई जाएंगी तो कुछ सदस्यों को आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा। उन्हें आमंत्रित सदस्य कहते हैं। किन लोगों को बुलाया जाएगा? तीन कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें बुलाया जाता है। पहली कैटेगरी है कि जो ग्राम स्तर की पंचायत है उस ग्राम स्तर की पंचायत के अध्यक्ष को बुलाते हैं हम लोग बैठकों में भाग लेने के लिए। ब्लॉक में कई सारे गांव होंगे, एक ब्लॉक में कई सारे गांव होंगे। ये मान लो ये जिला है पूरा, अगर ये जिला है तो जिले में ये शहर होगा, ये नगर होगा, नगर के आसपास गांव होगा। अब इस गांव में ये सारे गांव होंगे इस तरीके से। इस तरीके से गांव होंगे, मान लो ऐसे बहुत सारे। तो ये हो गए छोटे छोटे गांव हो गए। अब गांव को मिला करके ब्लॉक भी बनेगा। तो जैसे मान लो इतने गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बना दिया गया। ये जो पीली पट्टी वाला मैंने दिखाया, तो अब इसमें 1 2 3 गांव शामिल हो गए, तो ये ब्लॉक हो गया यानी मध्य स्तर हो गया। ये मध्य स्तर हो गया गांव का। शहर अलग है, शहर से कोई मतलब नहीं। और बाकी ये जो पूरा नगर के अलावा पूरा एरिया है वो सब ग्रामीण क्षेत्र है, वो जिला स्तर हो जाएगा। तो इसी तरीके से गांव का जो क्षेत्र है उस गांव के क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटेंगे। वो राज्य का निर्वाचन आयोग वो सारा काम करेगा और चुनाव कराया जाएगा। आमंत्रित सदस्यों में एक तो गांव स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष, यानी इस ब्लॉक में देखो इस मध्य स्तर में 1 2 3 गांवों की पंचायतें आ गई, तो 3 गांव की पंचायतों के अध्यक्ष यहाँ बुलाए जाएंगे बैठकों में। बाकी फिर लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य बुलाए जाएंगे। कौन से सदस्य बुलाए जाएंगे? ऐसे सदस्य बुलाए जाएंगे जिनका निर्वाचन क्षेत्र इस क्षेत्र में आता हो, चाहे पूरी तौर पर चाहे आंशिक तौर पर। तो जिनका निर्वाचन क्षेत्र इसमें पड़े, जिनका निर्वाचन क्षेत्र हो इसमें आंशिक या पूर्णतः, ऐसे लोग आएंगे। और बाकी राज्यसभा के सदस्य भी बुलाए जाएंगे। और अगर राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य भी बुलाए जाएंगे। इनमें से कौन से सदस्य बुलाए जाएंगे? क्योंकि इनका कोई चुनाव क्षेत्र तो होता नहीं है, तो उनमें वो सदस्य बुलाए जाएंगे जो यहाँ पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, वोटर के रूप में जो पंजीकृत होंगे उनको बुलाया जाएगा बैठकों में भाग लेने के लिए। इसी तरीके से अब जो जिला स्तर की पंचायत है, जिला स्तर की पंचायत भी इसी तरीके से बनेगी। एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी जो जिले स्तर का पूरा ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाके को छोड़ करके उस जिले स्तर के ग्रामीण इलाके से सदस्य चुनकर आएंगे। कितने लोग आएंगे ये सब राज्य बताएगा, अलग अलग राज्य की जनसंख्या अलग अलग है।
और बाकी आमंत्रित सदस्य होंगे, यानी बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाए जाएंगे। निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है और जो आमंत्रित सदस्य होते हैं वो 3 कैटेगरी के होंगे। पहला, मध्य स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष, जो मध्य स्तर की पंचायत के अध्यक्ष हैं वो बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाए जाएंगे। और वैसे ही लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाए जाएंगे जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूरी तौर पर या आंशिक तौर पर इस क्षेत्र में पड़ता हो। और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य, वे सदस्य बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाए जाएंगे जो मतदाता के रूप में वहां पर पंजीकृत हों। तो इस तरीके से तीनों स्तर की पंचायतों की संरचना निर्मित की जाएगी। तीनों स्तर की पंचायतों की संरचना है। अब पंचायतों की इस संरचना के निर्माण में जो पंचायतों के अध्यक्ष है वे कैसे चुने जाएंगे? पंचायतों के अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे? जो बातें हम यहां पढ़ रहे हैं वो सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, बाकी सारी बातें राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करता है। तो उससे क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन इसी प्रावधान से आते हैं। तो पंचायतों के अध्यक्ष ग्राम स्तर, मध्य स्तर, अब यहां बड़े ध्यान से देखना, और जिला स्तर। देखो, आप जिस गांव में रहते हो सकता है आपका ग्राम प्रधान डायरेक्ट चुना जाता हो या सरपंच, जो भी कहते हो, नाम संविधान नहीं बताता, राज्य नाम रखेंगे अपना अलग अलग। तो हो सकता है आपके यहाँ ग्राम प्रधान डायरेक्ट चुना जाता हो या इनडायरेक्ट चुना जाता हो, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा प्रावधान करेगा। तो आपका आंसर ये होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा डायरेक्ट चुना जाता है, आपका आंसर ये होगा कि ग्राम स्तर पर राज्य विधानमंडल कानून बनाकर तय करेगा कि ग्राम प्रधान या सरपंच जो भी है, ग्राम स्तर का जो मुखिया है, अध्यक्ष है, वो कैसे चुना जाएगा। आपका आंसर ये होगा। अगर आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर देते हो, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता, कॉन्स्टिट्यूशन राज्य को जिम्मेदारी देता है। तो ऐसी छोटी छोटी सी बारीकियां हैं यहाँ क्वेश्चन करने में, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे आंसर फिर गलत हो जाते हैं अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखें तो हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद मध्य स्तर, मध्य स्तर में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो मध्य स्तर के चुने गए सदस्य हैं, मध्य स्तर की पंचायतों के जो चुने गए सदस्य हैं, वे अपने में से ही, सारे सदस्य अपने में से ही किसी एक को अपना अध्यक्ष चुन लेंगे। तो अप्रत्यक्ष हुआ, अपने में से ही, सदस्यों के द्वारा अपने में से ही चुना जाएगा। इसी तरीके से जो जिला स्तर की पंचायत के अध्यक्ष होंगे वो भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इनके लिए भी यही व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि जो जिला स्तर की पंचायत है, जिला स्तर की पंचायतों के सदस्य अपने में से ही, जिला स्तर की पंचायतों के सदस्य अपने में से ही किसी एक को जिला स्तर की पंचायत का अध्यक्ष चुन लेंगे। तो ये भी इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। तो ये पंचायतों के अध्यक्ष के विषय में प्रावधान हो गया। अब इसके बाद पंचायतों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 243 क्लॉज डी रिजर्वेशन की बात करता है। गठन आर्टिकल 243 बी और सी में दिया गया है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा। 3 स्तर की पंचायत होगी, आर्टिकल 243 बी। संरचना आर्टिकल 243 सी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ग्राम सभा आर्टिकल 243 ए। आरक्षण, आरक्षण अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अतिरिक्त पिछड़े वर्गों, महिलाओं के लिए दिया गया है।
और फिर प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुसूचित जातियों के लिए जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के अनुपात में है। जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ओबीसीज के लिए ध्यान देना, यहां पर छोटी छोटी सी बारीकियां हैं। ओबीसीज के लिए संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान में आरक्षण का वर्णन नहीं है। अतिरिक्त पिछड़े वर्गों के लिए संविधान में आरक्षण का वर्णन नहीं है, हालांकि संविधान रोकता भी नहीं है, राज्य दे सकता है। संविधान नहीं देता, संविधान नहीं देता बच्चों, राज्य दे सकता है इनके लिए। और महिलाओं के लिए 1/3 स्थान, 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, इसका मतलब ये हुआ जितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं उन सीटों का 1/3 स्थान अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं उन सीटों का 1/3 स्थान अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। जितनी सीटें यदि ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं उन सीटों का 1/3 स्थान पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। यदि बाकी जितनी अनारक्षित सीटें बची उन अनारक्षित सीटों का 1/3 स्थान अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, यानी जनरल कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इस तरीके से कुल सीटों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ये प्रावधान है। ये सारा का सारा जो आरक्षण है ये चक्रानुक्रम में होगा। यानी रोटेशन के आधार पर होगा। सीट सर्कुलेट करेगी, रोटेशन के आधार पर होगा। रोटेशन का मतलब है कि सीट रोटेट करती रहेगी। इसका मतलब है कि आज कोई सीट एससी के लिए आरक्षित है तो अगली बार नहीं रहेगी, अगली बार या तो जनरल होगी या फिर एसटी के लिए या ओबीसी के लिए, ऐसा हो सकता है। एक बार महिला के लिए आरक्षित होगी, अगली बार वो महिला के लिए आरक्षित नहीं होगी। तो रोटेशन के आधार पर रिजर्वेशन होगा, जिससे एक सीट हमेशा किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित न हो सके। तो कैसे रोटेशन चलेगा ये राज्य प्रावधान करेगा। कार्यकाल का प्रावधान कर दिया गया है पंचायतों के लिए। आर्टिकल 243E पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है और इसके अंतर्गत पंचायतों के कार्यकाल को प्रोटेक्शन दे दिया गया है। 5 वर्ष पंचायतों का कार्यकाल होगा पहले अधिवेशन की तारीख से। जिस वर्ष पंचायत की पहली बैठक होगी, जिस तारीख को पंचायत की पहली बैठक होगी, उस तारीख से पंचायत का कार्यकाल मिनिमम 5 साल का होगा। 5 साल से पहले पंचायत को भंग भी किया जा सकता है और नई पंचायत के लिए जो चुनाव होगा वो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, कार्यकाल समाप्ति से पूर्व करा लिया जाएगा नई पंचायत के लिए। लेकिन पंचायत को भंग भी किया जा सकता है। कौन करेगा? राज्य सरकार को ये अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा पंचायत भंग की जा सकती है, यानी विघटन किया जा सकता है, यानी 5 साल से पहले ही पंचायत का कार्यकाल समाप्त घोषित किया जा सकता है। भंग की दशा में अगर ऐसा होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा, ये अनिवार्य है। 6 माह के भीतर चुनाव कराना होगा और जो नई पंचायत बनेगी वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी। जो नई पंचायत बनेगी भंग होने के बाद वो शेष कार्यकाल के लिए बनेगी, पूरे 5 साल के लिए नहीं बनेगी। लेकिन अगर पंचायत का कार्यकाल जो शेष कार्यकाल है 6 माह से कम है,
यदि शेष कार्यकाल 6 माह से कम है तो फिर पूरे 5 वर्ष हेतु, तब फिर वो पूरे 5 साल के लिए बनेगी, तब फिर वो शेष कार्यकाल के लिए नहीं बनेगी, तब पूरे 5 वर्ष के लिए बनेगी। तो ये कार्यकाल का प्रावधान कर दिया गया। चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल की आयु होनी चाहिए, 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति पंचायतों का चुनाव लड़ सकता है। पंचायतों को शक्तियां दी गई हैं, अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 243G में पंचायतों को अधिकार और शक्तियां दिए गए हैं। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, 11th शेड्यूल जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत 29 सब्जेक्ट लिखे गए हैं, 29 विषय लिखे गए हैं। उन विषयों पर पंचायतों को अधिकार सौंपे गए हैं। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को इन विषयों पर शक्ति संपन्न बनाएंगे। हालांकि इसके अतिरिक्त भी पंचायतों को विषय सौंपे जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी कार्य सौंपे जा सकते हैं। राज्य विधानमंडल आर्थिक नियोजन और विकास के लिए पंचायतों को शक्तियां दे सकता है। तो पंचायतों को शक्तियां और अधिकार 29 सब्जेक्ट के अतिरिक्त भी दिया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल को इसके लिए कानून बनाना होगा, विधि बनाना होगा। वित्त की व्यवस्था भी कर दी गई है पंचायतों के लिए। आर्टिकल 243H, आर्टिकल 243H पंचायतों के लिए वित्त का प्रबंध करता है। ये कहता है कि पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जा सकता है। कौन देगा? राज्य विधानमंडल देगा। राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, कानून बनाकर पंचायतों को कर लगाने, कर को वसूलने और खर्च करने का अधिकार दे सकता है कि कैसे इन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा राज्य द्वारा सहायता और अनुदान दिया जाएगा। प्रत्येक पंचायत को राज्य सरकारें सहायता और अनुदान देंगी। कैसे देंगी? उसके लिए अभी एक वित्त आयोग बनाया जाएगा और पंचायतों के लिए अलग निधि, अलग फंड की स्थापना की जाएगी। अब पंचायतों की को राज्य सरकारें कैसे सहायता और अनुदान दें, पंचायतों को किन विषयों पर करारोपण का अधिकार दिया जाए, इन सारी बातों पर सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 243I ये राज्य के वित्त आयोग का प्रावधान करता है। राज्य का वित्त आयोग राज्यपाल द्वारा गठित होगा, प्रति 5 वर्ष पर, हर 5 साल पर बनाया जाएगा या उससे पूर्व या उससे पहले भी बनाया जा सकता है। राज्य विधानमंडल कानून बना के तय करेगा कि संरचना वगैरह कैसी होगी, फिर राज्यपाल उसी के अनुसार आदेश जारी करेगा। कार्य क्या होगा वित्त आयोग का? ये बेसिकली राज्यपाल को परामर्श देगा, वो सहायता देगा, सलाह देगा, परामर्श देगा। किन विषयों पर राज्यपाल को परामर्श देगा? पहली बात, पंचायतों के करारोपण हेतु, किन विषयों पर पंचायतों को कर लगाने का अधिकार दिया जाना चाहिए, वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए, खर्च करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो पंचायतों के करारोपण के संबंध में राज्यपाल को सिफारिश करेगा। दूसरी बात, राज्य की आय का पंचायतों के मध्य वितरण। राज्य सरकार की जो कमाई है सालाना, जो इनकम है, उस इनकम में से पंचायतों को कैसे धनराशियां बांटी जाएं, कितनी धनराशियां बांटी जाएं, इसके लिए वो अपनी भूमिका निभाएगा। तीसरी बात, राज्य द्वारा पंचायतों को
सहायता व अनुदान। राज्य सरकारें किस तरीके से पंचायतों को सहायता दे सकती हैं, अनुदान दे सकती हैं, इसके बारे में भी ये सिफारिश करेगा। अगली बात, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसके बारे में भी सिफारिश करेगा। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा जो विषय इसे सौंपे जाएं, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय, राज्यपाल जो विषय सौंपे उन विषयों पर राज्य वित्त आयोग परामर्श देगा। इसी परामर्श के आधार पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाया जाता है, बनाया गया है। हालांकि इसके अलावा भी पंचायतों को वित्त का हस्तांतरण किया जाता है। जैसे जो संघ का वित्त आयोग है वो भी बताता है कि पंचायतों को भारत सरकार कितना देगी। जैसे जो 15वां वित्त आयोग है उसने 4,36,361 करोड़ रुपए लोकल गवर्नमेंट्स को भारत सरकार के द्वारा देने की बात कही है। तो भारत सरकार से भी पैसा आता है। इसके अलावा जो योजनाएं भारत सरकार चलाती है, जो सीधे पंचायत लागू करते हैं, जैसे स्वच्छता अभियान में था विकसित भारत जी राम जी योजना, जिसको पहले मनरेगा कहते थे, तो उसमें इन सब में पैसा सीधे पंचायतों को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब पंचायतों के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी है तो दिमाग की, कि वो सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भी पंचायतें चाहें तो अपने लिए नए तरीके से वित्त का सृजन कर सकती हैं। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड को इधर मोटिवेट किया जा सकता है, इधर मैनेज किया जा सकता है। एनजीओज़ वगैरह को जो विदेशी अनुदान मिलते हैं वो भी बच्चों के हित, महिलाओं के हित, वृद्धों के हित, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन्हीं सब के लिए मिलते हैं, गांव में ही खर्च होंगे, तो उनको मैनेज किया जा सकता है, उसके आधार पर किया जा सकता है। या ग्रामीण कुटीर उद्योग, लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है, ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। लेकिन ये सब तब होगा जब गांव का प्रधान, जिसे गांव के लोगों ने मिलकर चुना हो, वो कुंद बुद्धि का ना हो, खराब दिमाग का व्यक्ति ना हो, अपराधी किस्म का व्यक्ति ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, वो क्रिएटिव हो, गांव के विकास को अपनी प्रतिबद्धता समझता हो, गांव के विकास के प्रति समर्पित हो, तभी ऐसा हो सकेगा। तो ये ज़रूरत लोग, गांव के लोगों की है कि वो कैसे व्यक्ति को चुनकर भेजते हैं। निर्वाचन स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, अच्छे लोग चुने जाएं, इसके लिए आर्टिकल 243 के में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अच्छा, निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन होगा, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। संवैधानिक आयोग है, संविधान में इसका वर्णन कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोग में एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। वह राज्य निर्वाचन आयुक्त पंचायतों का स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराएगा। इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 243 के ये कहता है कि राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इसे हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं होगा, राज्यों को नहीं होगा, पदमुक्ति का अधिकार नहीं होगा। इसे कैसे हटाया जाएगा? इसे उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटाए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे हटाए जाते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हटाए जाते हैं। वो कैसे हटाए जाते हैं? राष्ट्रपति हटाता है संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से। ऐसा इसलिए किया गया जिससे राज्य निर्वाचन आयुक्त, क्योंकि ब्यूरोक्रेट होते हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकें। हालांकि इसके बावजूद भी देखा गया है कि राज्यों के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, चूंकि भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, अगर किसी भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट को बना दिया गया
तो फिर वो भ्रष्टाचार ही करता है। जैसे अभी कोलकाता के उच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल के राज्य निर्वाचन आयुक्त को बहुत फटकार लगाई और बहुत सभ्य शब्दों में बहुत बुरा भला कहा, इन्हीं सब आधारों पर, क्योंकि वो भ्रष्ट तरीके से चुनाव करा रहा था। तो मुकदमा उच्च न्यायालय पहुंचा और उच्च न्यायालय ने फिर फटकार लगाई कि भाई संविधान ने अधिकार दिए हैं, स्वतंत्रता दी है तुम्हें, तो तुम उसका दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। नसीहत दी, लेकिन जो भ्रष्ट होता है उसको नसीहत कहाँ रास आती है। तो डिपेंड ये करता है कि राज्यपाल के द्वारा अच्छे लोगों को नियुक्त किया जाए, लेकिन कुछ राज्यों में इस तरीके की गड़बड़ियां कभी कभी दिखलाई पड़ती हैं। अगर राज्य की राजनीति गलत लोगों को प्रोत्साहन, भ्रष्ट लोगों को प्रोत्साहन देना चाहती है तो ऐसी दूषित प्रवृत्तियां राज्यों में दिखलाई पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कार्यकाल, वेतन भत्ते यानी सेवा शर्तें, ये सब कुछ निर्धारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। राज्य विधानमंडल विधि बनाएगा और विधि बना करके निर्धारित करेगा, और राज्यों की विधानमंडलों ने भी कभी कभी इसका मिसयूज भी किया है निर्वाचन को लेकर के। तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन संविधान यह अपेक्षा करता है कि भाई जो व्यवस्था बनाई गई है उसको अच्छे तरीके से लागू किया जाए, गलत तरीके से लागू न किया जाए। बाकी सारे विषयों के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा और कानून बना के तय करेगा कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन पंचायतों के इन प्रावधानों के लिए कुछ अपवाद भी निर्मित किए गए हैं। जैसे 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान लागू नहीं होते, 6ठी अनुसूची में ये प्रावधान लागू नहीं होते, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में ये प्रावधान लागू नहीं होंगे। मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर पर्वतीय परिषदें पहले से काम करती हैं, मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में पहले से ही पर्वतीय परिषदें काम कर रही हैं। वे पर्वतीय परिषदें लोकल गवर्नमेंट की तरीके से ही काम करती हैं, इसलिए जहां पर्वतीय परिषदें हैं मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में, वहां पर यह लागू नहीं होगा। दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में जहां गोरखालैंड पर्वतीय परिषदें हैं, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में गोरखालैंड पर्वतीय परिषदें बनाई गई हैं, वो भी पूरी तरीके से वहां पर एक स्वायत्त प्रशासन चलाती हैं। तो जहां पर गोरखालैंड पर्वतीय परिषदें बनाई गई हैं वहां भी ये प्रावधान लागू नहीं होंगे, और अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों का आरक्षण अप्लाई नहीं होता। तो ये एक्सेप्शन है। हालांकि अगर इन क्षेत्रों में इसे लागू करना है तो 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र में संसद कानून बना करके लागू कर सकती है, और इन 3 क्षेत्रों में यहाँ के राज्य खुद व्यवस्था बना सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, लेकिन विशेष बहुमत से प्रावधान करना होगा राज्यों को। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और विधानसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके वो अपने यहाँ इस प्रावधान को लागू करने की अनुमति दे सकते हैं। राज्य 5वीं और 6ठी अनुसूची के लिए संसद अनुमति दे सकती है। जैसे संसद ने 5th शेड्यूल के लिए, 5वीं अनुसूची के लिए पंचायती राज के प्रावधानों का विस्तार करने के लिए पेसा एक्ट बनाया है। पेसा एक्ट 1996 बनाया है। पेसा का मतलब हो गया प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। पंचायतों के प्रावधान को शेड्यूल्ड एरिया 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक विस्तारित करने का कानून 1996 में संसद ने बनाया, और इसके माध्यम से पंचायती राज के प्रावधानों को 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों तक संसद ने विस्तृत कर दिया। इसके लिए व्यवस्था भी
संसद ने स्वयं निर्मित कर दी, स्वयं बना दी कि कैसे पंचायती राज के प्रावधान उन सभी क्षेत्रों में अप्लाई किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे। ये व्यवस्था निर्मित कर दी गई। जो वहाँ के पंचायतों के अध्यक्ष के पद हैं, जनजातियों के लिए आरक्षित कर दिए गए। सदस्यों के लिए मिनिमम 50% सीटें जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत को शक्तिशाली बना दिया गया। ग्राम सभा को विशेष रूप से शक्तियां दे दी गईं। सामाजिक आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों को अनुमति देने के लिए, जो गरीबी उन्मूलन जैसे कार्यक्रम हैं उनके लिए, जो लाभार्थियों की पहचान करना है उनके लिए, जो लघु वन उत्पाद हैं उन पर उन्हें स्वामित्व दे दिया गया, नियंत्रण दे दिया गया। जो उन क्षेत्रों में खनिज हैं उनके लाइसेंस देना, उनके उत्खनन के लिए पट्टे पर देना, इन सब के लिए ग्राम सभा, पंचायतों, इन सब से अनुमति लिए बिना काम नहीं किया जा सकता। उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री करना, शराब पर प्रतिबंध लगाना, मेले, बाजार, प्रदर्शनी का आयोजन करना या उन पर रोक लगाना, ये सब पंचायतों, ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से पेशा एक्ट बना करके 5वीं अनुसूची, यानी 10 राज्य हैं जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आते हैं: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। तो इन सभी राज्यों में जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र होंगे यानी जनजातीय क्षेत्र होंगे, वहां पर जो 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान है वो लागू नहीं होते, वहां पेशा एक्ट लागू होता है। इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई। ये पूरा का पूरा पंचायती राज के विषय में प्रावधान है। 73rd अमेंडमेंट के विषय में प्रावधान है। इसके बाद फिर नगर पालिकाओं के विषय में भी प्रावधान किए गए हैं संविधान में। म्युनिसिपैलिटीज, अब पंचायतों का नामकरण तो संविधान में नहीं है, लेकिन नगर पालिकाओं का वर्ग प्रावधान संविधान में करते हुए वर्गीकरण कर दिया गया है और इनका नामकरण भी कर दिया गया है। कैसे नामकरण किया गया है? जो नगरीय क्षेत्र हैं, और प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका अलग अलग बनाई गई है, म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई हैं। 3 तरीके की म्युनिसिपैलिटी है जिसका वर्णन है। नगरीय क्षेत्र को महानगर में बांटा गया है, मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन एरिया वो होगा जहां जनसंख्या 10 लाख या उससे ज्यादा हो। जिस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज्यादा होगी उसे महानगर कहेंगे। इसमें कई पंचायतें आएंगी, कई नगर पालिकाएं आएंगे, एक जिला भी शामिल हो सकता है, एक से ज्यादा जिला भी शामिल हो सकता है महानगर में, तो इसे महानगर कहा जाएगा। इसके अलावा जो नगर हैं उनको जनसंख्या के आधार पर, जनघनत्व के आधार पर, गैर कृषि कार्यों में लगे हुए लोगों की प्रतिशतता के आधार पर इत्यादि, इन सारे आधारों पर अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, राज्यपाल नोटिफिकेशन जारी करेगा। बड़ा नगर, छोटा नगर, ऐसे। तो बड़े नगर को कहते हैं हम लोग बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, बोलचाल में कहें तो बड़ा नगर, लार्जर अर्बन एरिया। छोटे नगर को हम कहेंगे लघुतर नगरीय क्षेत्र यानी छोटा नगर, स्मॉलर अर्बन एरिया। और एक चौथा वर्गीकरण है, वो है संक्रमणकालीन क्षेत्र। संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी ट्रांजिशनल एरिया कहते हैं। ट्रांजिशनल एरिया वो होगा जो गांव से शहर में बदल रहा है, जो क्षेत्र गांव से शहर में बदल रहा है।
जो क्षेत्र गांव से शहर में बदल रहा है उसको ट्रांजिशनल एरिया कहेंगे। कैसे? देखो, जैसे ये मान लो जिला है, ये पूरा जिला है, तो जिले में ये नगर होगा, ये गांव होगा। ऐसा ही होता है नॉर्मली, एक जिला, किनारे किनारे गांव होते हैं, बीच में शहर होता है, ऐसे ही होता है। तो ये जो एरिया होगा नगर से लगा हुआ, जो एरिया होगा इसको संक्रमणकालीन क्षेत्र कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये गांव भी नहीं रह गया पूरी तरीके से। गांव का मतलब है कि केवल कृषि कार्य हो रहे हैं, नगरीय संरचनाएं वहां विकसित नहीं है। तो अब ये पूरी तरीके से गांव भी नहीं रह गया और अभी पूरी तरीके से शहर भी नहीं बन पाया है, नगर भी नहीं बन पाया है। गांव से नगर की ओर विकसित हो रहा है, बन रहा है। तो इसीलिए इसको ट्रांजिशनल एरिया, संक्रमणकालीन क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो नगर पालिकाएं हैं ये संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए होंगी। तो अब इनके लिए नगरीय क्षेत्रों के लिए 4 तरीके के नगरीय क्षेत्र हो गए: महानगर, बृहत्तर नगरीय क्षेत्र, लघुतर नगरीय क्षेत्र, संक्रमणकालीन क्षेत्र। 4 तरीके का बंटवारा हो गया। 4 तरीके के बंटवारे के लिए 3 नगर पालिकाएं होती हैं। कैसे? महानगर और बृहत्तर नगरीय क्षेत्र की जो नगर पालिका है उसको नगर निगम कहते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, उसको नगर निगम कहते हैं। बड़े नगर में और महानगर में, महानगर तो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले होंगे, उससे कम जनसंख्या वाले बड़े नगर होंगे। कितने कम, ये राज्य तय करेगा, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है। जो लघुतर नगरीय क्षेत्र होते हैं वहां जो नगर पालिका होती है उसको नगर पालिका परिषद कहते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। आप अपने अपने नगरों को देख सकते हैं, अगर आप नगर में रहते हैं। गांव में रहते हैं तो अपनी पंचायत को इसी तरीके से देख सकते हैं। और जो संक्रमणकालीन क्षेत्र है वहां पर जो नगर पालिका होती है उसको नगर पंचायत कहते हैं। शब्द पंचायत जुड़ा है, लेकिन ये पंचायत का प्रकार नहीं है, ये म्युनिसिपैलिटी का प्रकार है। शब्द पंचायत जुड़ा है लेकिन ये म्युनिसिपैलिटी का प्रकार है, पंचायत का नहीं। तो वहां नगर पंचायत होगी। तो ये 3 तरीके की नगर पालिकाएं नगरीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, नगरीय क्षेत्रों में होती हैं। कैसे इनकी संरचना निर्मित होती है इन सभी 3 तरीके की नगर पालिकाओं की? कैसे इनकी संरचना निर्मित होती है, इनका गठन कैसे होता है? एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, दूसरा मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और तीसरा आमंत्रित सदस्य होते हैं, यानी बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाए जाते हैं। तीनों प्रकार की जो नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, इनमें कितने सदस्य होंगे राज्य तय करेगा, क्योंकि अलग अलग जनसंख्या है। इनका अध्यक्ष कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, संविधान कुछ नहीं बताता। हम लोग केवल उतनी ही बातें पढ़ रहे हैं जितना संविधान बताता है, बाकी सारी बातें राज्य विधानमंडल कानून बना के तय करता है। तो जो इनका गठन है, इनकी संरचना है, प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे होगा? वार्ड से, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। जो शहर है
नगर है उसको छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं। शहर को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड कहते हैं। वार्ड कहते हैं। तो वार्ड से डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा व्यक्ति चुनकर आता है, जिसको पार्षद या सभासद या कारपोरेटर ऐसे नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा राज्यपाल कुछ लोगों को मनोनीत करेगा। संख्या राज्य विधानमंडल बताएगा किन्हें मनोनीत करेगा, जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का अनुभव हो, ऐसे लोगों को मनोनीत कर सकता है। और जो नगरीय प्रबंध के लिए बनाई गई समितियों के अध्यक्ष हैं, नगरीय प्रबंध के लिए कौन समितियां बनाएगा? राज्य विधानमंडल। ध्यान रखने वाली बात है कि राज्य विधानमंडल ने कानून के लिए, नगरीय प्रबंध के लिए, जैसे कूड़े का प्रबंधन है, पेयजल का प्रबंधन है, साफ सफाई का प्रबंधन है, विद्युत का प्रबंधन है, तो नगरीय प्रबंध के लिए राज्य विधानमंडल ने जो समिति बनाई है उसके अध्यक्ष को यहाँ पर मनोनीत किया जा सकता है, नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये मनोनीत सदस्यों का प्रावधान है। लेकिन शर्त यह है कि वार्ड समिति को छोड़कर वार्ड समिति के अध्यक्ष को मनोनीत नहीं करते, वार्ड समिति को छोड़कर। इसके अलावा वार्ड समितियां क्या होती हैं अभी बताता हूं आपको, पहले आमंत्रित सदस्य पढ़ लेते हैं। कुछ लोगों को बुलाया जाता है। किन्हें बुलाया जाएगा? लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बुलाए जाएंगे। कौन से सदस्य बुलाए जाएंगे? जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः इस क्षेत्र में आता हो, केवल वही बुलाए जाएंगे। इसी तरीके से राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य भी बुलाए जाएंगे। कौन से सदस्य बुलाए जाएंगे? जो यहां पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, जो यहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हों, ऐसे लोग बैठकों में भाग लेने के लिए बुलाए जाएंगे। तो जो तीनों प्रकार की नगर पालिकाएं हैं वो इसी तरीके से निर्मित की जाएंगी, इसी तरीके से बनाई जाएंगी। बाकी मेयर वगैरह इन सब के लिए संविधान में प्रावधान नहीं है, वो राज्य विधानमंडल कानून बना के तय करता है। अब वार्ड समितियां हमने चर्चा की। यहाँ पर वार्ड समितियां क्या होती हैं? वार्ड कमेटी। जो वार्ड बनाए गए हैं ना, छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, शहरों को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, इन वार्डों के बीच सहयोग स्थापित होना जरूरी है। साफ सफाई के लिए, कूड़े के प्रबंधन के लिए, नालियों की सफाई के लिए, प्रकाश की व्यवस्था के लिए, मवेशियों के प्रबंध के लिए इत्यादि, इन तमाम कामों के लिए सभी वार्डों के बीच सहयोग होना जरूरी है। तो ऐसे सहयोग और तालमेल को बनाए रखने के लिए वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। वार्ड समितियां आर्टिकल 243 आर में वार्ड समितियों, आर्टिकल 243 में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। वार्ड समितियां एक वार्ड से मिलकर बन सकती हैं, बड़ा वार्ड है, या एक से अधिक वार्ड से मिलकर बन सकती हैं। यानी वार्ड समिति में एक वार्ड भी हो सकता है और वार्ड समिति में एक से अधिक वार्ड भी हो सकता है। डिपेंड करेगा वार्ड कितने बड़े हैं इसके आधार पर, जैसा राज्य विधानमंडल व्यवस्था कर दे। अगर एक वार्ड से मिलकर बनी है तो जो वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा वो वार्ड का प्रतिनिधि होगा। वार्ड का प्रतिनिधि ही वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। और अगर एक से अधिक वार्डों से मिलकर के वार्ड समिति बनी है तो इसका अध्यक्ष वार्ड के प्रतिनिधि
अपने में से किसी एक को चुन लेंगे। वार्ड के प्रतिनिधि अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुन लेंगे, तो वो वार्ड समिति का अध्यक्ष हो जाएगा। इस तरीके से वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। तो ये प्रावधान हो गया वार्ड समितियों के बारे में। बाकी जो सारे के सारे प्रावधान हैं वो पंचायतों जैसे ही हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है। कार्यकाल वैसा ही है जैसे पंचायतों का है। यहाँ भी 21 साल की उम्र है चुनाव लड़ने के लिए। बस शक्तियाँ अलग हैं, इनके लिए जो शक्तियाँ दी गई हैं वो अलग प्रावधान किए गए हैं। शक्तियाँ या अधिकार 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं और इन 18 विषयों पर इन्हें अधिकार दिए गए हैं। हालांकि राज्य विधानमंडल और अधिकार इन्हें दे सकता है कानून बना करके। वित्त की व्यवस्था भी वैसे ही की गई है इनके लिए। करारोपण का अधिकार दिया जा सकता है, राज्य सहायता अनुदान देगा। लेकिन इनके लिए जो वित्त आयोग है नगर पालिकाओं के लिए, वो आर्टिकल 243 वाई के अंतर्गत काम करता है। आयोग एक ही होता है, वित्त आयोग एक ही होता है, वित्त आयोग एक ही होता है, लेकिन वो आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत पंचायतों के लिए राज्यपाल को सिफारिश करता है और आर्टिकल 243 वाई के अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए सिफारिश करता है। सारे कार्य, सारी जिम्मेदारियां वैसी ही हैं। जो निर्वाचन है, राज्य का निर्वाचन आयोग एक ही होता है, एक ही होता है, लेकिन आर्टिकल 243 के अंतर्गत वो पंचायतों के लिए चुनाव कराता है और आर्टिकल 243 जेड ए, जेड खत्म हो गया तो उसके बाद ए भी जोड़ दिया, जेड ए के अंतर्गत वो नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराता है। बाकी सारी विषयों के लिए राज्य विधानमंडल कानून बना करके तय करता है। इसके भी अपवाद हैं। 74वें संविधान संशोधन को भी कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया। पहला, 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में इसे लागू नहीं किया गया। दूसरा, 6ठी अनुसूची के क्षेत्र भी इसके लिए एक्सेप्शन है। और तीसरा, दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्र जहां गोरखालैंड पर्वतीय परिषदें कार्य करती हैं, जहां, मैं लिख नहीं रहा हूं उतना लंबा स्टेटमेंट, जहां गोरखालैंड पर्वतीय परिषदें कार्य करती हैं, दार्जिलिंग के उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी इस 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान को लागू नहीं किया जाता। तो बच्चों, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट के प्रावधान हैं। ये सारी जो इकाइयां हैं संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करती हैं, क्योंकि राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। राज्य सरकारें इन पर नियंत्रण इसलिए बनाए रखती हैं क्योंकि वे कहती हैं कि भाई राज्य सूची का विषय है और पंचायतों और नगर पालिकाओं के पास कार्य करने की कुशलता नहीं होती, विशेषज्ञता नहीं होती, इसलिए इन पर नियंत्रण जरूरी है। स्थानीय संकीर्ण स्वार्थों के लिए काम कर सकती हैं, इसलिए कंट्रोल जरूरी है। हालांकि पंचायतें और नगर पालिकाएं अपने लिए अलग स्वतंत्रता की मांग करती हैं कि भाई राज्यों का इतना कंट्रोल ठीक नहीं है, क्योंकि कंट्रोल कभी कभी हस्तक्षेप में भी बदल जाता है। पंचायतों के अपने स्वतंत्र कर्मचारी बनाए जाएं, तो पंचायतों और नगर पालिकाओं को कार्य करने की और ज़्यादा स्वतंत्रता चाहिए। तो फिलहाल ये स्वतंत्रता की मांग और नियंत्रण दोनों के बीच एक बीच का रास्ता हम अपना करके चलते हैं। किसी एक को अपनाना बहुत उचित आज के समय में फिलहाल तो नहीं है। हालांकि इनमें सुधारों की गुंजाइश जारी है। पंचायतों नगर पालिकाओं को का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन किया जा रहा है, ग्राम सभा को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब कोशिशें की जा रही हैं, लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है, जिससे कि पंचायतें और नगर पालिकाएँ मजबूती से काम करें। लेकिन संस्थागत उपाय कठोरता से करने होंगे और जो भ्रष्टाचार, अपराधीकरण जैसी प्रवृत्तियां हैं, पहले इन्हें कठोरता से नियंत्रित करना पड़ेगा। दुर्भाग्य का विषय ये है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए और अपराधीकरण को रोकने के लिए कोई कठोर कानून है ही नहीं, आज तक नहीं है। तो हमें आवश्यकता है इस प्रकार के व्यावहारिक प्रावधानों की, जो इन निर्वाचित संस्थाओं में भ्रष्टाचार और अपराधीकरण की प्रवृत्ति को विराम लगा सकें। और ये तभी होगा जब जनमानस जागरूक होगा, जनता सरकारों पर दबाव बनाएगी, तभी सरकारें इस दिशा में पहल करेंगी। अन्यथा कोई पहल करने वाला नहीं है,
क्योंकि आज इनकी कोई जवाबदेही नहीं, पंचायतों नगर पालिकाओं की कोई जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही तय करने वाला कानून बनाया जाए तो इनकी कार्यकुशलता में सुधार आएगा। जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं, संसद हो, विधानमंडल हो, पंचायतें नगर पालिकाएं हों, इनकी कोई जवाबदेही इसलिए नहीं है क्योंकि इन्हें ही कानून बनाना है। राजनेता अपने लिए कोई जवाबदेही रखना नहीं चाहते और इसी जवाबदेही न होने की वजह से निरंकुशता जन्म लेती है, भ्रष्टाचार, अपराधीकरण की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में कोई भी कमजोरी, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, अपराधीकरण हो, वह राजनीतिक संरक्षण के बिना जीवित नहीं रह सकती। अगर राजनीति का संरक्षण प्राप्त है तभी वह बुराई जीवित है। तो इसलिए और राजनीति का संरक्षण तभी मिलता है जब हम जागरूक नहीं होते। हम ऐसे राजनेताओं को चुनकर भेजते हैं जो ऐसी बुराइयों को प्रश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमें पंचायतों और नगर पालिकाओं को मजबूत बनाना है तो हमें ही सतर्क होना पड़ेगा। हालांकि नगरीय क्षेत्रों का प्रबंध थोड़ा जटिल होता है क्योंकि नगर में बाहर से आकर रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जनघनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए नगरीय चैलेंजेस थोड़े से और ज़्यादा हैं। लेकिन अगर सहभागिता निभाई जाए तो बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जागरूकता और भागीदारी निभाने का प्रयास करना होगा, बढ़ाने का प्रयास करना होगा। बाकी संस्थागत सुधार तो करने ही होंगे समय समय पर। पंचायतों और नगरपालिकाओं के कार्यों में गोपनीयता का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। 100% ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जैसे जैसे 100% ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी वैसे व्यवस्था और बेहतर बनेगी। तो इस तरीके के अगर हम लोग रिफॉर्म करें तो इन व्यवस्थाओं को और बेहतर बना सकते हैं, पंचायतों और नगर पालिकाओं को। तमिलनाडु की सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया, उसने पंचायतों और नगर पालिकाओं का आपस में विलय कर दिया। अब इसकी आलोचना भी की गई कि भाई ये तो गलत बात है क्योंकि इससे जो पंचायतों और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की अवधारणा है वो तो ख़त्म हो जाएगी और गांव की समस्याएं उपेक्षित हो जाएंगी क्योंकि शहरों का प्रभाव अधिक होगा। तो ग्रामीण विकास कैसे होगा? तो इसकी कदम की आलोचना भी की गई। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इसलिए इन्फोर्स किया, उसने कहा कि भाई विकास के लिए गांव और शहर दोनों का एकीकरण हो सकेगा। गांव के लोगों के पास, पंचायतों के पास उतनी क्षमता नहीं है, शहर फिर भी बेहतर है ऐसी दशा में, तो दोनों को मिलाकर एक कर देंगे तो गांव में विकास जल्दी पहुंच सकेगा। इसके अलावा जो शहरी संरचनाएं हैं उनका विकास गांव में किया जा सकेगा। तो उसके अपने तर्क हैं, इसलिए उन्होंने प्रायोगिक तौर पर कुछ पंचायतों और नगर पालिकाओं का विलय कर दिया। तो इस तरीके के नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं पंचायतों और नगर पालिकाओं को लेकर के। तो अगर हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ डेवलप करें और पंचायतों और नगर पालिकाओं को स्वायत्तता दें, उन्हें स्वावलंबी बनाएं, उन्हें वित्तीय और अधिकार रूप से और संपन्न बनाएं और लोगों को जागरूक बनाएं, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें, तो इन संस्थाओं को हम और प्रभावी बना सकते हैं। जितना हम इन संस्थाओं को प्रभावी बनाएंगे उतना विकेंद्रित शासन प्रभावी तरीके से जन्म लेगा, ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस प्रभावी तरीके से जन्म लेगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत होगी, स्थानीय लोकतंत्र मजबूत होगा और ये हमारे देश के पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा। तो बच्चों, ये 73rd और 74th अमेंडमेंट यानी ओवरऑल स्थानीय सरकारों के विषय में चर्चा थी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने पहले ही कहा है कि हमें इसे पढ़ने का दायरा वही रखना है जो संविधान में लिखा गया है। संवैधानिक दायरे के अधीन ही हमें पढ़ना है। संविधान, आपके राज्यों में कानून बनाकर अलग अलग प्रावधान किए गए होंगे, उन पर क्वेश्चन यूपीएससी में नहीं आते। तो हम लोगों ने उसी दायरे को कवर किया है। पढ़ो, समझो और बार बार रिवाइज करो। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। प्री और मेन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस सबसे पहले करो, प्राथमिकता के आधार पर करो, सफलता अवश्य मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।